हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लीगल और पॉलिटिकल राइट्स को डिस्कस करेंगे। हम ह्यूमन राइट्स पढ़ रहे हैं और ह्यूमन राइट्स के अंदर ही हम लीगल और पॉलिटिकल राइट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके अंदर कई सारे ऐसे लीगल और पॉलिटिकल राइट्स दिए हुए हैं जो कि हमारे संविधान के पार्ट 3 के अंदर भी इंश्राइन किए गए हैं। तो बेसिकली जो लीगल और पॉलिटिकल राइट्स यूडीएचआर के अंदर दिए गए हैं, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर जो लीगल और पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, वही लीगल और पॉलिटिकल राइट्स, मतलब उनमें से कुछ पॉलिटिकल और लीगल राइट्स जो हैं वो हमारे भारत के संविधान के पार्ट 3 के अंदर इंश्राइन किए गए हैं, हमारे पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं, डाले गए हैं, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली जब हम लीगल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं तो लीगल और पॉलिटिकल राइट्स वो होते हैं जिनको हम लीगली इन्फोर्स करवा देते हैं, जो कि हमें लीगल सेंस ऑफ टर्म्स में मिले होते हैं। मतलब कि इन केस ऑफ वायलेशन, अगर हमारे वो राइट्स वायलेट होते हैं, अगर उनको कोई वायलेट करने की कोशिश करता है तो हम उनको लीगली जो है वो इन्फोर्स करवा सकते हैं। हम कहीं कोर्ट में जाके जो है वो उन राइट्स को लीगली इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो लीगल और पॉलिटिकल राइट्स के अंदर हम बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को ही समझेंगे जो हमारे भारत के संविधान के अंदर दिए गए हैं। जब मैं लीगल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करता हूं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लीगल और पॉलिटिकल राइट्स जो कि यूडीएचआर के अंदर दिए गए हैं, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर जो दिए गए हैं, वही लीगल और पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंश्राइन किए गए हैं एज ए फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 को हम पार्ट 3 कहते हैं भारत के संविधान का। जैसे पार्ट 1 के अंदर हम देखते हैं कि यूनियन और उसकी टेरिटरीज आती हैं, पार्ट 2 के अंदर हम देखते हैं कि सिटीजनशिप आती है, और पार्ट 3 के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो पार्ट 1 जो है वो जैसे आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक होगा, 1 से लेकर 4 तक होगा। पार्ट 2 जो है वो 5 से लेकर 12 तक है, और पार्ट 3 जो है वो 12 से लेकर 35 तक है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। अब फंडामेंटल राइट्स को हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स को हम फंडामेंटल जो है ना वो 2 काउंट्स पे कहते हैं। हम 2 तरीके से इनको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। पहला, क्योंकि ये हमें हमारे फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड के द्वारा दिए गए हैं। हमारे फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड जो है, हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड जो है, जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। तो उसके द्वारा हमें ये राइट्स दिए गए हैं, उसके द्वारा हमारे ये राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, हमें ग्रांटेड किए जाते हैं, इसलिए हम इनको फंडामेंटल कहते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा हम इनको फंडामेंटल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि These are fundamental for overall personality development of an individual। तो बेसिकली एक इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल है। मतलब कि इन राइट्स के बिना, ये जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, इन राइट्स के बिना एक इंडिविजुअल अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। जैसे कि हमें आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, तो हमारे पास बोलने का अधिकार है, हम अपनी बात कर सकते हैं। मान लो एक ऐसा इंसान जिसके पास बोलने का अधिकार ही ना हो, तो वो ओवरऑल तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को क्या डेवलप कर सकता है? नहीं कर सकता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास मजहब को मानने का अधिकार ही ना हो, या फिर मजहब को ना मानने का अधिकार ना हो, वो कौन सा कॉन्शियसनेस, कौन सा बिलीफ और फेथ सेट करना चाहता है, अगर उसके पास वो अधिकार नहीं है तो क्या वो इंसान ओवरऑल तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मान लो एक ऐसा इंसान जिसको बिना बात के अरेस्ट कर लिया जाता है, मतलब कि उसके पास अरेस्ट के रिलेटेड कोई राइट्स नहीं है, उसको जब कोई चाहे अरेस्ट कर लेता है, तो क्या ऐसी स्टेट के अंदर, या फिर ऐसा इंडिविजुअल जिसका मतलब कि जिसको जब मर्जी करती है तब स्टेट अरेस्ट कर लेती है, क्या वो अपना ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट। मान लो एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके साथ छूतछात होती है, मान लो एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि अगर नौकरी के लिए अप्लाई करता है और उसके अच्छे खासे मार्क्स आ भी जाते हैं, उसका मेरिट में नाम आ भी जाता है, उसको नौकरी नहीं दी जाती है, बल्कि एक ऐसे इंसान को नौकरी दी जाती है जो कि मतलब कि जिसका मेरिट में नाम भी नहीं है। तो यहां पे तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ये इक्वालिटी का वायलेशन है। तो मान लो एक ऐसा इंसान जिसको बराबर नजर से सरकार नहीं देखती है, जो बराबर ही नहीं है बाकी इंसानों के कंपैरिजन में, तो क्या वो अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो इन राइट्स के थ्रू एक इंडिविजुअल अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट कर सकता है। दैट्स व्हाई दीज राइट्स आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या हैं। तो जब मैं फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूं, सबसे पहले ये हमें एब्सोल्यूट सेंस ऑफ टर्म में नहीं दिए गए हैं। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है कि हमें अनलिमिटेड तरीके से ये नहीं दिए गए हैं। हमारे पास राइट टू स्पीच है, हमारे पास बोलने का अधिकार है, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं। जैसे कि हमारे बोलने से
पब्लिक ऑर्डर प्रभावित नहीं होना चाहिए, हम किसी को गालियां नहीं निकाल सकते हैं, हम मतलब कि डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल का, हम कुछ ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जिससे कि हमारे देश की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी खतरे में आ जाए। सो दैट्स वाई हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमें एब्सोल्यूट सेंस ऑफ टर्म में नहीं मिले हुए हैं, हमें वो क्वालिफाइड सेंस ऑफ टर्म में मिले हुए हैं, वो क्वालिफाइड इन नेचर हैं। तो हमारे पास अधिकार तो है, हमारे पास बोलने का अधिकार तो है, लेकिन उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होंगी या नहीं होंगी वो कोर्ट तय करेगा। मान लो मेरे पास बोलने का अधिकार है, लेकिन सरकार मेरे बोलने के अधिकार के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। अगर मुझे लगता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रीजनेबल नहीं है, सरकार ने ये सही तरीके से नहीं लगाई है, ये रीजनेबल तरीके से नहीं लगाई है, तो मैं कोर्ट के पास जा सकता हूं ना। कोर्ट ये तय करेगा कि ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है या नहीं है। सो बेसिकली योर राइट्स आर नॉट अनलिमिटेड, योर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अनलिमिटेड, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड इन नेचर। सर्टन लिमिटेशंस, certain restrictions can be imposed on your fundamental rights। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है some to only citizens and some to foreigners as well। तो फंडामेंटल राइट्स की जब मैं बात करता हूं ना, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो सिटीजन्स को भी मिलते हैं, मतलब कि फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो हमारे फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। फॉरेनर्स कौन होते हैं? तो जो हमारे विदेशी नागरिक होते हैं, जो फॉरेन में रहते हैं, मान लो वो इंडिया में आते हैं, तो उनको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही मिले हुए हैं। तो जैसे कि आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 फॉरेनर्स को नहीं मिला हुआ है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है, वो लिस्ट जो है वो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है, उसमें से कुछ फंडामेंटल राइट्स विदेशी नागरिकों को भी मिले हुए हैं। अगर फॉरेन से कोई बंदा यहां पे आता है तो उसको भी कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन सारे फंडामेंटल राइट्स उसको नहीं मिले हुए हैं। सारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही मिले हुए हैं जो इस देश के नागरिक हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यूज्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी विल ऑफ स्टेट। तो फंडामेंटल राइट्स को ना जो स्टेट की आर्बिट्रेरी विल है उसके अगेंस्ट यूज किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सरकार की मनमर्जी, सरकार की तानाशाही के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। सरकार इंडिविजुअल की लाइफ को थ्रेटन नहीं कर सकती है, सरकार इंडिविजुअल को बिना मतलब के अरेस्ट नहीं कर सकती है, सरकार इंडिविजुअल की फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक नहीं सकती है। इसलिए सरकार की जो तानाशाही है, आर्बिट्रेरीनेस है, जो मनमर्जी है, उसके खिलाफ हमें अधिकार मिले हुए हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सरकार के ऊपर लिमिटेशंस को इंपोज करते हैं, और सरकार जो है उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं। सरकार इंसान के या फिर इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है। ये जो है जस्टिसेबल इन नेचर है। जस्टिसेबल इन नेचर का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे ये अधिकार वायलेट होते हैं, अगर हमारे इन अधिकारों को कोई वायलेट करने की कोशिश करता है, हमसे अगर छीनने की कोशिश करता है, तो हम डायरेक्टली कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे इन राइट्स को इन्फोर्स करवाएंगे। तो मान लो कल को मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो वायलेट हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जा सकता हूं आर्टिकल 226 के तहत, और मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता हूं आर्टिकल 32 के तहत। तो इस तरीके से मैं डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकता हूं अगर कल को मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो कुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ओनली एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 के अंदर आती है। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? मान लो हमारे देश के ऊपर वॉर किसी ने कर दी, हमारे देश के ऊपर अटैक कर दिया, तो हमारी अगर वॉर चल रही है किसी देश के साथ, फॉर एग्जाम्पल 1962 में इंडिया की और चाइना की वॉर चल रही थी, 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी। तो जिस वक्त वॉर चल रही है या फिर हमारे देश के अंदर कोई सिविल मूवमेंट हो गई है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो गई हैं, तो उस वक्त जब नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगती है तो उस वक्त हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीना जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के। तो आर्टिकल 21 और 20 हमसे नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी नहीं छीना जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ आता है, आर्टिकल 20 के अंदर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट आता है। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 क्या होते हैं आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के। अब मैं क्लासिफिकेशन बताता हूं फंडामेंटल राइट्स की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली हमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए थे। कितने? 7 फंडामेंटल राइट्स। एक फंडामेंटल राइट्स जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी के नाम से हुआ करता था, कि हमारे पास प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट करने का अधिकार है, हम चाहें तो जितनी भी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत उस अधिकार को रिपील कर दिया गया, उस अधिकार को खत्म कर दिया गया, उसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से निकाल दिया गया। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अभी ओरिजिनली अभी एट प्रेजेंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं।
जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हमारा संविधान बनाया गया था, उस वक्त हमारे संविधान के अंदर 7 फंडामेंटल राइट थे। अभी हमारे संविधान के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं? पहला हमारे पास आता है राइट टू इक्वालिटी। तो हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच में आता है। हमारे पास राइट टू फ्रीडम है जो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक आता है। हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है जो कि आर्टिकल 23 से लेके 23 और आर्टिकल 24 में आता है। हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो कि आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आता है। हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 29 और 30 के अंदर आते हैं। और लास्ट में हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है जो कि आर्टिकल 32 में आता है। हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था जो कि आर्टिकल 30 के अंदर आता था, आर्टिकल 9 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के अंदर आता था, लेकिन उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत रिपील कर दिया गया। फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से उस अधिकार को निकाल दिया गया। आइए अब डिस्कस करते हैं डिटेल से फंडामेंटल राइट्स को। ओके, तो आइए अभी वन करके सभी फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 14 को डिस्कस करेंगे, 15, 16 और 17 और 18 को डिस्कस करेंगे जो कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। उसके बाद हम राइट टू फ्रीडम डिस्कस करेंगे, फिर हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन डिस्कस करेंगे, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डिस्कस करेंगे, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज डिस्कस करेंगे। डिटेल तरीके से मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने डिस्कस करने की कोशिश की, इससे पहले मैं जो वीडियो शूट कर रहा था उसमें मैं फंडामेंटल राइट्स को डिटेल से डिस्कस कर रहा था, इतनी भी डिटेल से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत डिटेल में जा रहा था। तो वो वीडियो हो गई 2 घंटे की, और वो अभी ना एडिट हो पा रही है और ना ही वो आप लोग उसको समझ पाओगे, ना ही देख पाओगे क्योंकि इतनी लंबी है वो। तो आपका पर्सनल एग्जाम है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए शॉर्ट में फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करते हैं। हम शुरू करेंगे राइट टू इक्वालिटी से। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में आता है। सबसे पहले हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं। आर्टिकल 14 हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, हमारे पास 2 कंसेप्ट जो हैं वो आर्टिकल 14 के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी इंडिविजुअल इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब क्या है कि सरकार किसी भी इंडिविजुअल को इक्वालिटी बिफोर लॉ भी डिनाई नहीं करेगी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी डिनाई नहीं करेगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 कंसेप्ट्स आते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब हुआ कि सारे सिटीजन्स जो हैं वो कानून की नज़र में बराबर हैं। तो लॉ जो है ना सभी को इक्वली ट्रीट करेगा। सो लॉ विल ट्रीट एवरीवन इक्वली। सो लॉ हर किसी को इक्वली ट्रीट करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन इन सोसाइटी। फर्क नहीं पड़ता है कि तुम प्रधानमंत्री के बेटे हो या फिर गरीब के बेटे हो, फर्क नहीं पड़ता है कि तुम अंबानी के बेटे हो या फिर एक किसान के बेटे हो, लॉ सभी को इक्वली ट्रीट करेगा। सो एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, हर कोई कानून की नज़र में बराबर है। उसके बाद यहाँ पे आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब ये हुआ कि जो इक्वल्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और अन्य इक्वल्स को जो है वो अनइक्वली ट्रीट किया जाएगा। सो इक्वल्स विल बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। सो यहाँ पे कहा जाता है कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, अनइक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो मान लो कि हमारे पास 2 ग्रुप आते हैं। एक ग्रुप के अंदर जो है वो अमीर लोग आते हैं जिनकी 10 लाख से ज़्यादा इनकम है, और दूसरा ग्रुप जो है उसके अंदर गरीब लोग आते हैं जिनकी 1000 रुपये से भी कम इनकम है। तो जो ग्रुप ए है उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ग्रुप बी को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जो अमीर लोग हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जो गरीब लोग हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो जो हमारे समाज के अंदर डिस्पैरिटीज़ हैं, जो असमानताएं हैं, जो इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार सभी लोगों को एक तरीके से ट्रीट नहीं करेगी। गरीब को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, अमीर को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। गरीब के लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं सरकार के द्वारा। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यहाँ पे आता है। उसके बाद आर्टिकल 15 हमारे पास आता है। आर्टिकल 15 के अंदर आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो सरकार आपके साथ इन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। आपके साथ सरकार जो है वो आपका मजहब, आपका रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। हाँ, अगर आप हिंदू हो या मुस्लिम इसके बेसिस के ऊपर, आप ठाकुर हो या ब्राह्मण इसके बेसिस के ऊपर, आप काले हो या गोरे इसके बेसिस के ऊपर, आप छोटे हो या लंबे इसके बेसिस के ऊपर, आप मोटे हो या पतले इसके बेसिस के ऊपर, आप जम्मू में रहते हो या दिल्ली में रहते हो इसके बेसिस के ऊपर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती है। आपके साथ पब्लिक रोड्स को एक्सेस करने के लिए, पब्लिक वेल्स को एक्सेस करने के लिए, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में जाने के लिए आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती है। मतलब कि आपको
किसी पब्लिक वेल से, कुएं से पानी भरने से नहीं रोका जा सकता है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है, आपको किसी पब्लिक पार्क में जाने से नहीं रोका जा सकता है, आपको पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोका जा सकता है, आपको सिनेमा हॉल में जाने से नहीं रोका जा सकता है, थिएटर में जाने से नहीं रोका जा सकता है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर। तो इसलिए कि तू हिंदू है तो तेरे को हम जो है वो इस थिएटर में नहीं जाने देंगे, ये नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि तू मुस्लिम है और तुझे हम इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे, ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि तू दलित है, इसलिए तेरे को हम ट्रेन में नहीं बैठने देंगे, ऐसा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता है जहाँ पे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बेसिकली इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, आपको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। तो हर कोई जो है वो सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है, हर किसी के पास अधिकार है कि वो पब्लिक ऑफिस में अपॉइंट हो सकता है, अगर कोई पब्लिक सर्विस है वहां पे वो जा सकता है, अगर कोई सरकारी भर्ती निकली हुई है, कोई सरकारी नौकरी है तो हर कोई उस नौकरी का फॉर्म भरवा सकता है और उस नौकरी में जा सकता है। फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का है या लड़की है, फर्क नहीं पड़ता वो हिंदू है, मुस्लिम है, फर्क नहीं पड़ता वो दलित या राजपूत है। उसके बाद आर्टिकल 17 इसके अंदर आता है। आर्टिकल 17 के अंदर आता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है, किसी के साथ भी छूत-छात प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है, किसी भी दलित के साथ या लोअर कास्ट के व्यक्ति के साथ छूत-छात नहीं की जा सकती है। उसके बाद अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है तो ये क्राइम है, राइट, और क्राइम जो है वो पुनिशेबल है। उसके बाद यहाँ पे आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के अंदर आता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो किसी भी इंडिविजुअल को किसी तरह का टाइटल नहीं दिया जा सकता है। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे आपने देखा होगा कि सर का टाइटल दिया जाता था, बहादुर का टाइटल दिया जाता था। तो बेसिकली ये जो टाइटल्स होते हैं ना, ये सोसाइटी में हायरार्की क्रिएट करते हैं, ये सोसाइटी में जो है वो डिस्टिंक्शंस क्रिएट करते हैं कि भाई साहब तू तो सर आ गया तो मैं क्या नौकर हूं तेरा, तू अगर बहादुर है तो क्या मैं कायर हूं। तो बेसिकली किसी भी तरीके का टाइटल नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि टाइटल समाज के अंदर डिस्टिंक्शंस या फिर हायरार्कीज को क्रिएट करता है। तो किसी भी तरीके का टाइटल नहीं दिया जा सकता है, सारे लोग बराबर हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये कहा जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आता है, उस केस में ये कहा जाता है कि जो हमारे नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, क्योंकि नेशनल अवार्ड्स में पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न ये भी तो टाइटल्स हैं, तो क्या ये दिए जाने चाहिए, क्या ये आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अवार्ड्स जो है नेशनल अवार्ड्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके मेरिट को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। आपने अगर कुछ एक्सीलेंस की है किसी फील्ड के अंदर, आपने किसी फील्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है तो उसमें आपके मेरिट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसलिए वो जो अवार्ड्स दिए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड हमारे पास राइट टू फ्रीडम आता है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच में आता है। आर्टिकल 19 जो है वो हमें 6 तरह की फ्रीडम्स देता है, 6 टाइप ऑफ फ्रीडम्स जो है वो हमें आर्टिकल 19 देता है। सबसे पहले यहाँ पे आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें बोलने का अधिकार है, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर। हमें ये अधिकार मिला हुआ है कि हम अपनी आवाज जो है वो आगे रख सकते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम किसी भी कंसीवेबल मीडियम के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा बोलने का अधिकार है, जो राइट टू फ्रीडम है, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। जैसे हम किसी को गालियां नहीं निकाल सकते, हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कि हमारे देश की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी खतरे में आ जाए, तो इसके ऊपर कुछ सडन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत ही, इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत ही हमें आरटीआई एक्ट भी मिला है। आरटीआई एक्ट भी यहां से ही निकला है, उसी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस भी यहीं से निकला है। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास सेकंड फ्रीडम आती है राइट टू पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। तो हम पीसफुल असेंबली कर सकते हैं, हम कहीं पे इकट्ठा हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पीसफुल तरीके से होना चाहिए, बिना किसी हथियारों का इस्तेमाल किए हुए। तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं लेकिन गन लेके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, बॉम्ब लेके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, पीसफुली हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और वो प्रोटेस्ट जो है वो पब्लिक लैंड के ऊपर ही होना चाहिए। मैजिस्ट्रेट जो होता है वो हमारे प्रोटेस्ट को सस्पेंड भी कर सकता है, हमें रोक भी सकता है प्रोटेस्ट करने से, अगर कहीं पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर जो है अफेक्ट हो रहा है। तो जैसे आपने धारा 144 सुनी होगी, 144 सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी, उसका इस्तेमाल करके मैजिस्ट्रेट जो है वो आपका जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसको जो है वो कैंसिल कर सकता है, जो उसको रोक सकता है। उसके बाद यहाँ पे आता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, हम ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, हम अपनी मर्जी से किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारे पास अधिकार है। हम जैसे लॉयर एसोसिएशन होती है, टीचर एसोसिएशन होती है, इस तरीके से ट्रेड यूनियंस होती हैं, ये सब हम बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है राइट टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हम भारत की किसी भी टेरिटरी में मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। जैसे कि कुशल्या बस्सी स्टेट ऑफ यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सेक्स वर्कर्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो सेक्स वर्कर्स जो है वो पूरी कंट्री में फ्रीली मूव नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पब्लिक हेल्थ और मोरालिटी के बेसिस के ऊपर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसे कि आप ट्राइबल एरियाज में नहीं मूव कर सकते हो,
वो वहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप भारत के किसी भी कोने में रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, राइट। उसी के साथ साथ यहाँ पे आता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी प्रोफेशन में काम कर सकते हैं, किसी प्रोफेशन में जा सकते हैं, इवन कि आप इंटरनेट के ऊपर भी अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 20 इसके अंदर आता है। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। तो आपकी जो कन्विक्शन होती है उस टाइम पे जो आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है, उस टाइम पे जो आपको राइट्स मिले हुए हैं, उसकी यहाँ पे बात की जाती है। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, अपराध किया है, उस वक्त आपके क्या राइट्स हैं उनकी बात की जाती है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे यहाँ पे सबसे पहले एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन की बात की जाती है। एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन का क्या मतलब होता है? एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन होता है। क्रिमिनल लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपने आज क्राइम किया है, तो आज उस क्राइम के रिलेटेड जो पुनिशमेंट थी उसी के हिसाब से आपको पुनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं आज क्राइम करता हूं और आज जो मैं क्राइम करता हूं उसके रिलेटेड जो है अभी तक 1 महीना ही मुझे सजा होनी थी, 1 महीना जो है वो मुझे जेल होनी थी, लेकिन कल को अगर सरकार उसी जेल को, उसी पुनिशमेंट को जो है वो 1 साल की जेल कर दे, उसी पुनिशमेंट को बढ़ा के 1 साल की जेल कर दे, तो मुझे 1 साल की जेल नहीं हो सकती है। जिस दिन मैंने अपराध किया है उससे पहले उस अपराध के रिलेटेड पुनिशमेंट क्या थी उसी हिसाब से मुझे ट्रीट किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि बाद में सरकार जो है वो कोई लॉ बना के पुनिशमेंट को बढ़ा दे और फिर उस इंसान को पुनिशमेंट दे दे। तो अगर आज मैंने कत्ल किया है, आज अगर लॉ हमारा कहता है कि 7 साल की सजा होनी चाहिए कत्ल के रिलेटेड, तो मुझे 7 साल की सजा होगी। अगर 2 महीने के बाद सरकार कहती है कि इसको फांसी हो जानी चाहिए और फांसी का लॉ बना देती है कि कत्ल करने वाले को फांसी मिलेगी, तो मुझे फांसी नहीं दी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड आता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब ये होता है कि सेम ऑफेंस के लिए आपको 2 बार पुनिश नहीं किया जा सकता है। तो डबल जियोपार्डी का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एक बार क्राइम किया है और उस क्राइम के रिलेटेड मुझे 2 साल की सजा मिलनी थी, मैंने वो 2 साल की सजा कवर कर ली है, पूरी कर ली है, मैं 2 साल जेल में रह के आ गया हूं, अब मुझे दोबारा से जेल में नहीं डाला जा सकता है। तो मुझे एक ऑफेंस के लिए एक ही बार जो है वो जेल हो सकती है, या फिर एक ही बार मुझे जो है वो सजा मिल सकती है, पुनिशमेंट मिल सकती है। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आता है सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस। सेल्फ इंक्रिमिनेशन एविडेंस। तो बेसिकली यहां पे सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मेरे खिलाफ कोर्ट में यूज नहीं किए जा सकते हैं। मतलब कि मुझे मार के मुझसे ये नहीं बुलवाया जा सकता है कि बता तूने ये क्या बोलते क्राइम किया है या नहीं किया है। मुझे पीट के पुलिस अगर बुलवा दे कि मेरे से ये बुलवा दे कि मैंने ये क्राइम किया है और फिर ये एविडेंस कोर्ट में पेश कर दे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बेसिकली आप किसी इंडिविजुअल को कंपेल नहीं कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट उसके सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस को यूज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल यही है कि अगर मैंने क्राइम किया है या नहीं किया है और पुलिस मेरे को मार के मेरे से ये बुलवा दे कि मैंने क्राइम किया है और फिर उस एविडेंस को कोर्ट में यूज कर दे कि देखो इसने तो बोला है कि मैंने क्राइम किया है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है वो हमें राइट टू लाइफ और लिबर्टी की आज़ादी देता है। तो बेसिकली आर्टिकल 21 किस चीज़ की बात करता है? आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो बेसिकली हम किस तरीके से एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाएं उसकी यहाँ पे आर्टिकल 21 बात करता है और पर्सनल लिबर्टी की यहाँ पे आर्टिकल 21 बात करता है। तो आर्टिकल 21 की जब मैं बात करूँ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात की जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक डिग्निफाइड जिंदगी जीने का अधिकार है, डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है हमारे पास पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है कि हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती हैं, कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं लगाई जा सकती हैं जिससे कि हमारी लिबर्टी जो है वो प्रभावित हो जाए। तो बेसिकली राइट टू लाइफ का मतलब ये हुआ कि मुझे डिग्निफाइड तरीके से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, मैं अपनी जिंदगी इज्जत से जी सकता हूं। आर्टिकल 21 का जो स्कोप है वो काफी वाइडर है। अगर हमें कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं मिला होता, अगर हमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू रिलीजन अगर ये नहीं भी मिले होते, तो भी आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट हमें सारे बाकी राइट्स दे देता। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 21 होता, फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स हमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके दे देता, क्योंकि आर्टिकल 21 का स्कोप इतना वाइडर है। राइट टू लाइफ के अंदर सब कुछ आ जाता है। राइट टू लाइफ के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आ जाती है, राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू इक्वालिटी भी आती है, राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू रिलीजन भी आती है। जिंदगी जीने का अधिकार, इज्जत से
जिंदगी जीने का अधिकार, इज्जत से जिंदगी तभी जी पाओगे जब किसी भी मजहब को मान सकते हो, किसी भी मजहब को नहीं मान सकते हो, कुछ अपनी अपनी बात रख सकते हो, आपके पास इक्वालिटी हो, तभी आप इज्जत की जिंदगी जी सकते हो। तो आर्टिकल 21 का स्कोप जो है वो बड़ा वाइडर है। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अस द लार्ज नंबर ऑफ इन्फर्ड राइट्स बाय यूजिंग आर्टिकल 21। जैसे कि हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है, जैसे हमारे पास राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। जैसे हमारे पास राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है। जैसे कि हमारे पास राइट टू फ्री लीगल एड है, राइट टू फ्री लीगल एड है। तो बेसिकली ऐसे कई सारे राइट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने हमें आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके दिए हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है हमें राइट्स देता है एक अरेस्टेड पर्सन को। तो राइट इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसके कुछ अधिकार है। आर्टिकल 22 के अंदर आता है कि जिस भी इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है उसके क्या राइट्स हैं। तो जिस भी इंसान को अरेस्ट किया जाता है सबसे पहले तो वो अपने माँ बाप को इन्फॉर्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि चिंटू दिल्ली में गया है और दिल्ली में पुलिस ने अरेस्ट किया है और किसी को पता ही नहीं है। तो एक इंसान जिसको अरेस्ट किया जाता है वो अपने माँ बाप को इन्फॉर्म कर सकता है, अपनी बहन को इन्फॉर्म कर सकता है, या फिर अपने किसी भी चॉइस के पर्सन को इन्फॉर्म कर सकता है। फोन पे बता सकता है कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया है और मेरी जमानत करवाने आ जाइए। सो बेसिकली जो भी बंदा अरेस्ट किया जाता है उसके पास ये अधिकार है कि वो इन्फॉर्म कर सकता है अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, राइट। तो उसका यहाँ पे अधिकार दिया गया है। किसी को भी नेरे में उठा के और उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी को पता ही नहीं है कि उसको अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी आर्टिकल 22 के अंदर मतलब जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने मर्जी का कोई लॉयर हायर कर सकता है। तो किसी भी वकील को मैं हायर कर सकता हूं, ये मेरे पास राइट है। उसी के साथ साथ मेरे पास ये राइट है कि जब मुझे अरेस्ट किया जाता है उसके 24 घंटे के अंदर मुझे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है पुलिस को। तो पुलिस ने जब मुझे अरेस्ट किया है उसके 24 घंटे के अंदर मुझे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और फिर मैजिस्ट्रेट ये तय करेगा कि मेरी जो मेरा जो अरेस्ट है वो क्या बोलते हैं जस्टिसेबल है या नहीं है, मुझे जो अरेस्ट किया गया है वो रीजनेबल है या नहीं है, वो जायज है या नहीं है, क्या मुझे फर्दर अरेस्ट किया जाएगा, रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, वो आर्टिकल 22 के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है जो कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के अंदर आता है। आर्टिकल 23 ये कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी। सो इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके बाद बेगार और फोर्स्ड लेबर। सो सबसे पहले यहां पे ये कहा गया है कि किसी भी इंडिविजुअल की ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि जब इंसानों को बेचा या खरीदा जा सकता है। जब आप इंसानों को खरीदते हो या बेचते हो तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहां पे प्रोहिबिटेड है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहां पे नहीं हो सकती है। सेक्सुअल पर्पस के लिए इंसानों को खरीदा और बेचा जा सकता है, स्लेव्स उनको बनाया जा सकता है। तो ये प्रोहिबिटेड है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती है। उसके बाद बेगार प्रोहिबिटेड है कि किसी से आप भीख नहीं मंगवा सकते हैं। और उसके बाद फोर्स्ड लेबर भी प्रोहिबिटेड है कि किसी से आप फोर्स करके किसी को उससे काम नहीं करवा सकते हैं। मतलब कि आपने मिनिमम वेजेस को फॉलो नहीं करते हुए किसी से आप 50 रुपए में 20 रुपए में दिहाड़ी लगवा रहे हैं या फ्री में काम करवा रहे हैं। तो फोर्स्ड लेबर, अगर कोई इंसान काम नहीं करना चाहता है तो उससे आप काम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 24 आता है। आर्टिकल 24 ये कहता है कि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं, चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे हजार्डियस इंडस्ट्रीज के अंदर काम नहीं करवाया जा सकता है। हजार्डियस इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? जैसे माइनिंग हो गया, माइनिंग इंडस्ट्रीज होगी, जैसे बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्रीज होगी या बीड़ी मेकिंग फैक्ट्रीज होगी जहां पे बीड़ी बनाई जाती है, जैसे कि जहां पे वाइन बनाई जाती है, जैसे कि जहां पे केमिकल्स बनाए जाते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर या ऐसी फैक्ट्रीज के अंदर जो है वो 14 साल से कम बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम माइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज में, केमिकल मेकिंग इंडस्ट्रीज में, बीड़ी मेकिंग फैक्ट्रीज में या फिर वाइन मेकिंग फैक्ट्रीज में काम नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि इससे बच्चों की हेल्थ जो है वो काफी अफेक्ट हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आता है। आर्टिकल 20 किस बात की बात करता है? आर्टिकल 25 किस चीज की बात करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या हुआ? फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब आप किसी भी मजहब को मान सकते हैं, रिलीजन की फ्रीडम है। आर्टिकल 25 के अंदर कहा जाता है राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन।
सो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो। प्रोफेस मतलब कोई भी कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकते हो आप, कॉन्शियसनेस। उसी के साथ साथ आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। आप हिंदुइज्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, आप इस्लाम में जा सकते हो, आप किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो, आप अपने मजहब का प्रचार कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप कोई भी फेथ डेवलप कर सकते हो, आप एथीस्ट बन सकते हो, आप मजहब के ऊपर यकीन रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, आप हिंदुइज्म के ऊपर यकीन रख सकते हो, आप क्रिश्चियनिटी के ऊपर यकीन रख सकते हो, आप इस्लाम के ऊपर यकीन रख सकते हो, फेथ रख सकते हो, किसी भी तरीके का फेथ आप डेवलप कर सकते हो। अगर नहीं रखना चाहते हो नहीं भी रख सकते हो, आप एग्नोस्टिक भी बन सकते हो, आप जो है एथीस्ट भी बन सकते हो। ये इस चीज की यहाँ पे बात की जाती है। आर्टिकल 26 के अंदर क्या आता है? आर्टिकल 26 के अंदर आता है राइट टू मैनेज योर ओन रिलीजियस अफेयर्स। सो बेसिकली आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हो, जैसे कि आप अपने टेम्पल्स को खुद मैनेज कर सकते हो। हिंदूज अपने टेम्पल्स को खुद मैनेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को, जो उनकी रिलीजियस प्रॉपर्टी है उसको खुद मैनेज कर सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस को वो खुद मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी रिलीजन के अंडर या फिर रिलीजन के अंडर किसी ग्रुप ने अगर कोई इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, अगर हिंदू धर्म के अंदर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है तो उसको हम खुद मैनेज कर सकते हैं। अगर इस्लाम के अंदर कोई इस्लाम की प्रॉपर्टी है तो उसमें इस्लाम की प्रॉपर्टी को इस्लाम के लोग या फिर जिस ग्रुप ने वो प्रॉपर्टी बनाई है उसको खुद मैनेज कर सकता है। तो हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं। अगर हिंदूज के अंदर कोई ग्रुप आता है, उस ग्रुप ने अगर कोई अपना इंस्टीट्यूशन बनाया है तो उसको वो खुद मैनेज कर सकता है। अगर उसने कोई अपना टेंपल बनाया है तो वो ग्रुप अपने टेंपल को खुद मैनेज कर सकता है। उसके बाद यहां पे आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 के अंदर क्या आता है? आर्टिकल 27 के अंदर यह कहा जाता है कि जो टैक्स कम पैसा है, टैक्स मनी जो होता है ना, टैक्स पेयर्स मनी, जो टैक्स पेयर्स मनी होता है ना, वो सिंगल रिलीजन की प्रमोशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। सो कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ सिंगल रिलीजन। सो बेसिकली जो टैक्स पेयर्स मनी है, जो हमारा टैक्स का पैसा है, वो सरकार किसी एक मजहब के प्रमोशन के लिए यूज नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा कल को सरकार मंदिर बनाने में इस्तेमाल कर रही है, तो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन की प्रमोशन के लिए टैक्स का पैसा नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, अगर सारे मजहब जितने भी रिलीजन्स हैं उनकी प्रमोशन के लिए, इक्वली उनको प्रमोट करने के लिए अगर सरकार टैक्स का पैसा इस्तेमाल करना चाहती है तो कर सकती है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 के अंदर क्या आता है? आर्टिकल 28, तो यहां पे रिलेटेड इम्पार्टिंग एजुकेशन रिलीजियस एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो बेसिकली यहाँ पे ये डील करता है किसके साथ? रिलीजियस एजुकेशन क्या इंपार्ट की जा सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो रिलीजियस एजुकेशन है, किसी एक रिलीजन की एजुकेशन जो है वो किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर इंपार्ट नहीं की जा सकती है, या फिर जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पे इंपार्ट नहीं की जा सकती है, या फिर वो इंस्टीट्यूशंस जहां से गवर्नमेंट जिनको एड देती है वहां पे भी रिलीजियस एजुकेशन को इंपार्ट नहीं किया जा सकता है। ये सब आता है आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 के अंदर। ये हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ पे दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। तो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर कल्चरल और एजुकेशन राइट्स दिए गए हैं जो कि बेसिकली माइनॉरिटीज को दिए गए हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 29 के अंदर आता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज। तो यहां पे माइनॉरिटीज के कुछ राइट्स आते हैं, जैसे कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को और अपने ट्रेडिशन को क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। सो जो माइनॉरिटीज हैं हमारे देश में, वो अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकती हैं। माइनॉरिटीज क्या होती हैं? जैसे हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी जो है वो माइनॉरिटीज में आते हैं, क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज में आते हैं, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज में आते हैं, जैन्स माइनॉरिटीज में आते हैं। तो जो वो सेक्शंस हैं वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे देश के अंदर वो सेक्शंस, वो ग्रुप ऑफ सेक्शंस जिनका कोई डिस्टिंक्ट कल्चर है, जिनका अलग तरीके का कल्चर है, अपनी भाषा है, अपना उनका जो है वो अपनी स्क्रिप्ट है, अपना ट्रेडिशन है, तो वो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। उसका अधिकार यहाँ पे वो राइट्स जो है यहाँ पे मिले हुए हैं आर्टिकल 29 के अंदर। उसके बाद आर्टिकल 30 के अंदर आता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट टू माइनॉरिटीज टू मैनेज एंड एडमिनिस्टर
their right to manage, establish and administer their educational institutions. सो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इस्टेब्लिश कर सकती हैं और उनको खुद अपने हिसाब से मैनेज कर सकती हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकती हैं, उनको इस्टेब्लिश कर सकती हैं. तो माइनॉरिटीज़ के पास ये अधिकार है कि आर्टिकल 30 के तहत वो अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहाँ पे वो अपने कल्चर को बढ़ावा देना चाहते हो, जैसे भी वहाँ पे वो पढ़ाई इनकलकेट करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं. तो ये हमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 29 और 30 के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट राइट हमारे पास आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 के अंदर आता है. तो आर्टिकल 32 के अंदर क्या आता है? आर्टिकल 32 के अंदर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है. तो बेसिकली अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का काम करेगा. आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर ने जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है. हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल इसको 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. हमें फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं तो क्या वो लीगली इन्फोर्स भी तो होने चाहिए, नहीं तो वो यूजलेस हो जाएंगे. तो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके, और हम डायरेक्टली हाई कोर्ट्स में भी जा सकते हैं. आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके. तो बेसिकली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज में हमें लीगल रिमेडीज प्रोवाइड की गई है कि हमारा अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके. और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्टेन रिट्स इशू कर सकता है, कुछ रिट्स इशू कर सकता है कि जिससे वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करेगा, इन्फोर्स करने की कोशिश करेगा. जैसे कि इसके अंदर हैबेस कॉर्पस आती है, जैसे कि इसके अंदर मैंडमस आती है, जैसे कि इसके अंदर प्रोहिबिशन आती है, जैसे कि इसके अंदर सर्च्योररी आती है, जैसे कि इसके अंदर क्वो वारंटो आती है. तो ये कुछ 5 रिट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं. हाई कोर्ट्स भी इन रीट्स को इशू कर सकते हैं. तो बेसिकली इन रीट्स का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे राइट्स को इन्फोर्स करने की कोशिश करेगा. तो हम डायरेक्टली आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं. सो दिस वाज द स्टोरी सो फॉर विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स. हमने फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करने की कोशिश की है. फिर भी ये लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन हमने यहाँ पे ब्रीफ तरीके से फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है. आई एम सॉरी कि मैं इनको डिटेल में नहीं समझा पाया क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड हमारा सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद.